हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 46 ईयर पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम पिछले 46 सालों के इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 1979 से 2024 तक यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और कन्वीनियंस के लिए हमने इन क्वेश्चन को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया था एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द फर्स्ट यूनिट which is dealing with structure of Indian economy and demographics। तो बिना वक्त जाया किए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। A zero rate of inflation obtains necessarily in a year in which a zero rate of inflation obtains necessarily in a year where the annual rate of inflation is। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसकी लैंग्वेज बहुत क्लियर नहीं है बट ये क्वेश्चन जहां तक मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूं ये पूछ रहा है जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक ऐसा ईयर है जहां पर एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगी, राइट। तो the language is not very clear but we will still try to attempt it। पहला ऑप्शन देखते हैं, in every week of year is zero, right। तो अगर जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक साल में है, क्या इसके लिए जरूरी है कि हर वीक में इन्फ्लेशन जीरो हो? जी नहीं, बिकॉज लेट्स से ये एक चार्ट है और इन्फ्लेशन यहां पर हम जीरो मान लेते हैं, इन्फ्लेशन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे डाइवर्ट हो रही है, तो हर वीक में इन्फ्लेशन का जीरो होना जरूरी नहीं है। अगर इन्फ्लेशन बीच में बढ़ती है और घटती है तो भी ऐसा हो सकता है कि एवरेज ईयरली इन्फ्लेशन जीरो हो, राइट। देयरफॉर इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट हर वीक में इन्फ्लेशन जीरो हो, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इज फॉलिंग इन एवरी वीक ऑफ द ईयर। अब दूसरा स्टेटमेंट हमसे ये बोल रहा है कि इज फॉलिंग इन एवरी वीक। अगर इन्फ्लेशन हर वीक में कम हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन जीरो होगी, एवरेज इन्फ्लेशन जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, हम इसी ग्राफ पे देखते हैं, अगर हम देखें कि अगर जीरो मतलब जब वीक स्टार्ट होता है, फर्स्ट वीक में इन्फ्लेशन लेट्स से यहां पर थी, लेट्स इमेजिन इट वाज 15%, उसके बाद इन्फ्लेशन कम होती रहती है, राइट। एंड लास्ट वीक में ये इन्फ्लेशन लेट्स से 1% है, इट इज फॉलिंग, ये इन्फ्लेशन यहां पर कमी हो रही है हर वीक, लेकिन जीरो नहीं होगा तो ये भी कंडीशन होना जरूरी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि हर वीक में इन्फ्लेशन कम हो रही हो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीरो होगी, एनुअल इन्फ्लेशन एवरेज जीरो होगा। इसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं, इज बोथ फॉलिंग एंड राइजिंग इन ए ईयर। देखिए इज बोथ फॉलिंग एंड राइजिंग इन ए ईयर, इस तरीके से इन्फ्लेशन हो तो हम बोल सकते हैं बढ़ भी रही है कम भी हो रही है, राइट। तो फॉलिंग, दिस इज फॉलिंग हियर, राइट, एंड राइजिंग, इट इज राइजिंग बिटवीन द ईयर। तो ऐसा होने पे इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन जीरो हो सकती है एनुअल, अगर वीक में इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होती रही है और जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो आ सकता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट सही होने वाला है। फिर भी हम लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, इज कांस्टेंट इन एवरी वीक ऑफ द ईयर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज कांस्टेंट इन एवरी वीक ऑफ द ईयर, इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज मैंने आपको बताया हो सकता है इन्फ्लेशन ऐसे मूव हो रही है तो हर वीक में जीरो होना जरूरी नहीं है, राइट, और एनुअल इन्फ्लेशन टू बी जीरो। तो इस तरीके से यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी ही दिखता है और इसका कांस्टेंट होना जरूरी तो नहीं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, लेट्स सी। So a zero rate of inflation obtained necessarily in a year where annual rate of inflation is both falling and rising in a year, right? तो इन्फ्लेशन ऐसे ऊपर नीचे हो सकती है और उसका एवरेज जीरो आ सकता है। अगला क्वेश्चन, which one of the following pair is correctly matched? तो ये क्वेश्चन है 1993 का और हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से, रैशनिंग, फिस्कल कंट्रोल। देखिए जैसा कि आप जानते हैं रैशनिंग का मतलब होता है यहां पर जो भी लेट्स से एजेंट है वो डिसाइड करता है हाउ मच क्वांटिटी विल बी प्रोड्यूस्ड, how much resources will be allocated, right? Is this fiscal control? जैसा कि हम जानते हैं फिस्कल कंट्रोल यहां पर रेफर कर रहा है फिस्कल पॉलिसी को, और फिस्कल पॉलिसी में जिन इश्यूज से हम डील करते हैं दोज आर टैक्सेस, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट एटसेट्रा, राइट। तो इस तरीके से जो रैशनिंग है यहां पर कोई भी डिटरमाइन कर सकता है कि क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, राइट, और गवर्नमेंट भी हो सकती है, बट दिस इज ए नॉट फॉर्म ऑफ फिस्कल कंट्रोल, ये फिस्कल कंट्रोल का फॉर्म नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन, कैश रिजर्व रेशियो। जैसा कि आप जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? कैश रिजर्व रेशियो डिपॉजिट का वो परसेंटेज है, अमाउंट है, विच बैंक, यानी ये डिपॉजिट का वो अमाउंट है, परसेंटेज है जो बैंक नीड टू कीप विथ आरबीआई और सेंट्रल बैंक, इंडिया के केस में आरबीआई, राइट। तो ये परसेंटेज ऑफ अमाउंट है जो बैंक को रखना होता है। अब जो सीआरआर है वो अमाउंट ऑफ क्रेडिट, यानी कितना क्रेडिट क्रिएट होगी सोसाइटी में, क्रेडिट कंट्रोल ये तो करता है कि कितनी क्रेडिट क्रिएट होगी, क्योंकि अगर आप सेंट्रल बैंक इस परसेंटेज को चेंज करता है तो ज्यादा डिपॉजिट लोन के लिए अवेलेबल होते हैं, यानी अगर इस रेशियो को घटा दिया जाए तो ज्यादा परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट
लोन के फॉर्म में दिए जा सकते हैं, जैसा कि आरबीआई ने किया था, राइट। दिसंबर 4.5 से इसको 4% किया था। लेकिन यह रेशियो ये नहीं डिसाइड करता कि किस सेक्टर को क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये फॉर्म ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है, लेकिन सेलेक्टिव नहीं है, राइट। ये चेंज करता है टोटल क्रेडिट को इकोनॉमी में कितनी होगी, बट इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि जैसे इंडस्ट्री को मिलेगी या पर्टिकुलर सेक्टर को मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस वजह से ये ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है। अगर कैश रिजर्व रेशियो के साथ सिर्फ क्रेडिट कंट्रोल होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहां पर सेलेक्टिव वर्ड ऐड है, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्टर को या आई वुड से एजेंट जैसे इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट उनको क्रेडिट मिलेगी, ये सीआरआर डिटरमाइन नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब देखते हैं लाइसेंसिंग कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल। देखिए लाइसेंसिंग में गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। फॉर एग्जांपल अभी भी हमारे कंट्री में जो एक्सप्लोसिव और इस तरीके के प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस मिलता है, राइट। लेकिन लाइसेंसिंग डिटरमाइंस की हाउ मच who can produce, that is the license you get, right? Sometime it can also deal with how much quantity can be produced, etc. However ये कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी कंट्रोल गवर्नमेंट लगा सकती है। तो लाइसेंसिंग इज ए फॉर्म ऑफ कंट्रोल, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल नहीं है, बिकॉज और भी कंट्रोल हो सकते हैं, दैट हाउ मच विल बी प्रोड्यूस, हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस, विच किस फॉर्म में होगा, कहाँ किसको बेचा जा सकता है, किसको नहीं बेचा जा सकता, ये सारे कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो इसलिए लाइसेंसिंग कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल नहीं है। लास्ट इस तरीके से ये जो सी है ये भी गलत हो जाता है। लास्ट है इंपोर्ट कोटा फिजिकल कंट्रोल। अब देखिए इंपोर्ट कोटा क्या होता है। इंपोर्ट कोटा जब गवर्नमेंट सेट करती है तो गवर्नमेंट सेट करती है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर गुड्स हमारे देश में इंपोर्ट होगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोल सकती है कि हमारे देश में हाइपोथेटिकल नंबर 100 क्विंटल का अगर शॉर्टेज है लेट्स से पल्सेस की, तो 100 क्विंटल पल्सेस विल बी इंपोर्टेड। तो इस तरीके से गवर्नमेंट डिटरमाइन कर सकती है कि फिजिकली कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमारे कंट्री में इंपोर्टेड होगी। सो इट इज ए फॉर्म ऑफ फिजिकल कंट्रोल। इंपोर्ट कोटा एक फिजिकल कंट्रोल है, क्योंकि डिटरमाइन करता है इकोनॉमी में कितना प्रोडक्ट होगा और वो ट्रेड किया जाएगा। तो यहां पर यही ऑप्शन सही है। इसका आंसर देख लेते हैं। राशनिंग रिफर्स टू द कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कार्स सोर्सेस ऑफ गुड्स, नॉट ए फॉर्म ऑफ फिजिकल कंट्रोल। तो ये फिजिकल कंट्रोल नहीं है। कैश रिजर्व रेशियो जैसा कि मैंने आपको बताया था, परसेंटेज ऑफ बैंक्स रिजर्व दैट मस्ट बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक, राइट, इज कंट्रोलिंग द, ठीक है। वाइल सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इज द कंट्रोलिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रेडिट, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इट्स नॉट करेक्टली मैच। लाइसेंसिंग इन्वॉल्व्स ग्रांटिंग परमिशन फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन और इंपोर्ट्स बट डज नॉट इनकॉर्प कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल। इंपोर्ट कोटा इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल कंट्रोल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टू नो whether the rich are getting richer and the poor getting poorer it is necessary to compare। 1994 का क्वेश्चन है। तो अगर हमें जानना है अमीर लोग अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग गरीब ही हो रहे हैं, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए, होलसेल प्राइस इंडेक्स ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ डिफरेंट रीजन। देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो हमें इन्फ्लेशन की इंफॉर्मेशन देता है, किस कंट्री में कितना इन्फ्लेशन, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट रीजन। इससे हमें पता चलेगा कि किस कंट्री में कितनी इन्फ्लेशन थी। लेकिन हमें अगर ये जानना है कि अमीर लोग अमीर हो रहे हैं गरीब हो, तो हमें उनकी इनकम का पता होना चाहिए। क्या उनकी इनकम और इनकम का शेयर जो किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम है उसमें शेयर बढ़ रहा है घट रहा है। तो इन्फ्लेशन से हमें इनकम का आइडिया नहीं लगता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। वी कैन रिजेक्ट दिस ऑप्शन। ऑप्शन बी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम रिसिपिएंट इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो दैट इज योर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन वो बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि अगर हम आइडेंटिकल सेट ऑफ रिसिपिएंट का इनकम को देखें, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम एक किसी इकोनॉमी में लोगों को डिवाइड कर लेते हैं, रिच में और पुअर में, रिच और पुअर में डिवाइड किया, उसके बाद हम उनका शेयर देते हैं कि लेट्स से रिच वर अर्निंग एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम x% ऑफ इनकम ऑफ द कंट्री, और उसको हाइपोथेटिकली 10 साल बाद देखते हैं कि क्या वो नंबर x से बड़ा है या x से कम हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल सेट ऑफ रिसिपिएंट की, जो भी इन लोग हैं आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम रिसिपिएंट की इनकम को डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में देखें कि उनको इनकम का कितना परसेंटेज मिल रहा था, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को देखें, उन्हें एक टाइम पहले कितना मिलता था, आज कितना मिल रहा था, तो हमें उससे पता चल जाएगा कि कौन क्या अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं। तो ये सही ऑप्शन है। फिर भी जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन हम ऑप्शन सी और डी को भी पढ़ेंगे।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ इनकम रिसिपिएंट एट ए पॉइंट इन टाइम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ इनकम रिसिपिएंट एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, ये बोल रहा है कि अगर हम लेस से लोगों को रिच एंड पुअर में डिवाइड कर देते हैं और हम देखते हैं कि इनके पास कितना परसेंटेज ऑफ इनकम अभी दिख रहा है, राइट। तो लेस से इनको एक्स मिल रहा है और लेस से इनको वाई परसेंटेज मिल रहा है, और इससे हमें यह पता चलेगा कि जो अमीर है उनको कितना मिलता है और गरीब है उनको कितना मिलता है। बट ये हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम कर रहे हैं, यानी सिर्फ एक बार देख रहे हैं। एक बार देखने से हमें यह तो पता चलेगा कि अमीर लोगों को कितना परसेंटेज ऑफ इनकम मिल रहा है या गरीब लोगों को कितना परसेंटेज ऑफ इनकम मिल रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता चलेगा कि क्या अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। उसको देखने के लिए हमें डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे कंपैरिजन करना होगा, और वो इंफॉर्मेशन हमें ऑप्शन सी से नहीं मिलती है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। डी, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन अमंग टू सेट ऑफ पीपल, वन रिच एंड अदर पुअर, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये बोल रहा है कि हम दो लोगों के बीच में, रिच और पुअर के बीच में फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी देखेंगे डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी हमें पूरा व्यू नहीं देगी, राइट, रिच एंड पुअर का, क्योंकि लेस से एक जो इंडिविजुअल है उनके खाने में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन जो बाकी एक्सपेंडिचर है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि गरीब लोगों के पास भी अच्छा खाना आ रहा है, लेकिन वो एजुकेशन, हेल्थ केयर वहां पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जो अमीर लोग हैं वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और बाकी जो लग्जरी गुड्स हैं वो ज्यादा अफोर्ड कर पा रहे हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। तो हमें उनका पूरी इनकम को या पूरे एक्सपेंडिचर को देखना होगा, उससे ही हमें पता चलेगा कि अमीर लोग अमीर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सिर्फ फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी से हमें पूरी पिक्चर क्लियरली नहीं दिखेगी, भले ही हमें से डिफरेंट पॉइंट इन टाइम देख लें। इस वजह से ऑप्शन डी भी गलत है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 1994 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंटल स्टेप्स हैज प्रूव्ड रिलेटिवली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द डबल डिजिट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेंट ईयर। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है 1994 में, 1994 के आसपास जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी उसको कम करने में कौन सा गवर्नमेंट स्टेप्स इफेक्टिव रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन। इनहेंस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स, राइट। अब देखिए, जो इन्फ्लेशन है उसको सॉल्व करने के लिए अगर प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड बढ़ाया जाए तो क्या इन्फ्लेशन सॉल्व हो सकती है। देखिए, ये जो इन्फ्लेशन है, यहां पर जो इन्फ्लेशन मेंशन है, ये दो वजह से हो सकती है, राइट। या तो डिमांड ड्रिवन है या तो सप्लाई ड्रिवन बोले तो यहां पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन डिमांड ज्यादा होने की वजह से है, उस समय प्रोडक्शन बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम हो सकती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश है, यानी कि सप्लाई ड्रिवन, फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान जो सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हो गई थी, इसलिए सप्लाई वाज लिमिटेड while demand was higher, and due to that limited supply the prices were higher. Also during that time the Russia-Ukraine war led to cost push because the supply simply reduced and therefore the prices went up. उस तरह की इन्फ्लेशन अगर होगी तब प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स अगर बढ़ा भी दिया जाए तो भी इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, बिकॉज कॉस्ट तो फिर भी, सप्लाई बढ़ाने से कॉस्ट तो, because it is driven, the inflation is driven by cost, the cost will remain higher and it will not reduce inflation. इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी, स्ट्रीमलाइंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आप जानते हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें क्या क्या हम इस समय पे प्रोवाइड करते हैं, राइस, व्हीट एंड शुगर। अब इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, यानी जो इंटाइटल लोग हैं उन सबको पीडीएस से सामान मिले। इससे राइस, व्हीट और शुगर की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो सकती है, वो भी नॉट टू ऑल people in the country, only people who are entitled to receive benefit, यानी कि बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज उनकी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इन्फ्लेशन वैसे ही रहेगी। दूसरी, जो लोग पीडीएस का पार्ट नहीं है उनके लिए इनकी भी सप्लाई इंप्रूव नहीं होगी, इसलिए इनमें भी इन्फ्लेशन रहेगी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, परसुइंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। देखिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी का मतलब है कि कंट्री में एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, दैट इज गुड, लेकिन इन्फ्लेशन पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ने वाला है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमारे यहां किसी गुड्स एंड सर्विसेज की शॉर्टेजेस है और हम उसमें भी एक्सपोर्ट को प्रमोट कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन वर्स हो जाएगी, इंप्रूव नहीं होगी, राइट। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब वैसे तो ऑप्शन डी बचा है, यही आंसर होना चाहिए, बट फिर भी हम इसको पढ़ के समझ लेते हैं।
कंटेनिंग बजटरी डेफिसिट, यानी जो डेफिसिट है, अगर गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा कर रही है तो उसको कम किया जाए। जी हाँ, इसको कम करने से क्या होगा, बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है और डिमांड इन्फ्लेशन से ज्यादा है, इस वजह से डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, इस वजह से डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन को कम करेगा। दैट इज करेक्ट। एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जी हाँ, अगर कुछ एक्सपेंडिचर जो है अनप्रोडक्टिव है तो वो इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाएगा, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा। तो अगर गवर्नमेंट डेफिसिट को कम करे और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर लाइक जो सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है, जो वेस्टफुल हो उनको कम करे, तो डिमांड कम होगी ओवरऑल इकोनॉमी में, और अगर डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी। इसीलिए ये ऑप्शन सही है। ये रहा इसका आंसर। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर चुका। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज टू बी फाउंड इन द एज ग्रुप ऑफ। तो 1991 के सेंसस के हिसाब से जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, वो किस ब्रैकेट में होगी, ये 1995 में आपसे पूछा गया था, राइट। तो इसलिए यहां पर हमें एक बात पता चलती है, जो सेंसस है दैट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच यू नीड टू प्रिपेयर। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे हमारी ग्रोथ रेट और लिटरेसी एसेट्रा आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। इसमें सेक्स रेशियो भी आता है, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू प्रिपेयर, राइट। सो लेट्स सॉल्व। अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया टू बी फाउंड इन द एज ग्रुप 1995। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, भले ही हमें 1991 का सेंसस पता हो या ना हो। ए 60 ईयर्स एंड अबव। अब आप जानते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ऑल्सो इंडिया एक यंगेस्ट कंट्री है। हमारी जो एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन है इस समय आई थिंक 30 के नीचे है, राइट। सो इफ दैट इज द केस, अगर एवरेज 30 के नीचे है तो हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन 60 के ऊपर तो नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये भी गलत है। और उसी वजह से हम ये भी बोल सकते हैं मोस्ट लाइकली ये भी गलत है, राइट। तो आइदर इट इज 25 to 34 और 5 to 14। नाउ जो मैंने आपको बताया कि एवरेज एज इतनी है, वो अभी की बात है, राइट, जब वो हम बात कर रहे हैं 2020s में, राइट। एंड दिस क्वेश्चन इज 1991। तो इस तरीके से आप इन दोनों के बीच में गेस कर सकते हैं कि मोस्ट लाइकली इसका आंसर 5 to 14 होगा, बिकॉज 1991 के आसपास हमारी पॉपुलेशन, उसके पहले हमारी पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही थी और बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी, इसलिए ज्यादातर लोग इस 5 to 40 के ब्रैकेट में होंगे, राइट। तो अगर आपको नहीं भी क्लैरिटी है तो भी उस समय पर आप ये 5 to 40 मार्क करते हैं। और अभी भी अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से आंसर इसका सी हो जाएगा, लेकिन उस समय के हिसाब से इसका आंसर डी था। चलिए अब डेटा देख लेते हैं। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस इज टू बी फाउंड इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 to 14। उस समय पर 27.34% थी, तो इसका आंसर डी है। और पॉपुलेशन पिरामिड को आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इट इज नैरो and it is broad here, right? So we can see here we have between 25 to 34, this is 25 to 35, this is the present here, right? And 0 to 24, 0 to 14 you have this here, right? So have a look at this. Although I do not expect ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन अभी दोबारा आएंगे, लेकिन फिर भी you should have some idea। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी की अच्छी प्रिपरेशन कम कीमत में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, और मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस शॉर्ट वीडियो के बाद। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसी एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है, बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं, ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है, जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं, और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसैट की क्लासेस भी होती है, जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, तो यहां पर पूछा गया है कि इन चारों में से कौन से पेयर करेक्टली मैच हैं। स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड देन वी विल कम एट द आंसर। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मॉनेटरी एक्सपेंस। देखिए, जब भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि मेंटेन किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, राइट। जब आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बढ़ने का मतलब है कि आरबीआई ने डॉलर्स परचेज किए, राइट, तभी इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। अगर आरबीआई डॉलर परचेज करेगा तो रिटर्न में जिनसे वो डॉलर परचेज करता है उनको रुपी देता है, राइट। सो इट विल टेक रुपी एंड इट विल एक्सेप्ट डॉलर्स परचेज करेगा और रुपी पे करेगा। ये रुपी मोस्ट लाइकली विल बी गिवन टू द बैंक्स जिनसे आरबीआई डॉलर परचेज करता है। जब ये रुपी बैंक्स को मिलेंगे तो बैंकिंग सिस्टम में रुपी की सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में अब टोटल अमाउंट ऑफ रुपी और मनी सप्लाई अवेलेबल वो बढ़ चुका है, और इसी को हम मॉनेटरी एक्सपेंशन बोलते हैं। मॉनेटरी एक्सपेंशन क्या होता है? इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को बढ़ने को मॉनेटरी एक्सपेंशन बोलते हैं। यानी कि अगर इकोनॉमी में रुपी की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो मॉनेटरी एक्सपेंशन है, करेक्ट। तो हमने देखा कैसे जब आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ते हैं तो वो डॉलर खरीदता है और बदले में रुपी देता है, और वो रुपी मॉनेटरी सिस्टम में बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको मॉनेटरी एक्सपेंशन बोलते हैं, यानी कि ये सही मैच है, राइट। तो अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप बी को एलिमिनेट कर भी सकते हैं, बिकॉज उसमें फर्स्ट नहीं है। सेकंड बढ़ते हैं, लो इंपोर्ट ग्रोथ इन इंडिया, रिसेशन इन इंडियन इकोनॉमी। यहां पर लो इंपोर्ट ग्रोथ को रिसेशन के साथ मैच किया गया है। देखिए, इंडिया जो आइटम्स इंपोर्ट करता है उसमें ऑयल एक मेन कंपोनेंट है, और ऑयल एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब है कि अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है तेजी से तो इन एसेंशियल आइटम की डिमांड भी तेजी से बढ़ेगी, और अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है या फिर रिसेशन यानी 2 क्वार्टर डिग्रो हो रही है तब इनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर। इंडिया जो आइटम इंपोर्ट करता है उसमें ऑयल है, इसके अलावा ऐसे कैपिटल गुड्स हैं, मशीनरी वगैरह है, एंड कुछ ऐसे आइटम है जो हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे डायमंड है, राइट। वी इंपोर्ट, वी प्रोसेस इट, देन एक्सपोर्ट। यानी कि अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो इंपोर्ट ग्रोथ कम होगी। जी हाँ, अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो जो एसेंशियल आइटम ऑयल, इनकी डिमांड भी कम होगी, यानी इनकी ग्रोथ भी कम होगी, इंपोर्ट कम तेजी से ग्रो होंगे। दूसरा, ऐसे आइटम जो हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं वो भी इतनी तेजी से ग्रो नहीं होंगे, यानी कि इनकी ग्रोथ भी कम होगी। तो ये ऑप्शन भी यहां पर सही मैच है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट, दैट अगर हमारी इकोनॉमी रिसेशन है यानी डिग्रोथ होने जा रही है, जैसा कि कोविड के दौरान हुआ था, तो इंपोर्ट की ग्रोथ कम होगी, और जो कोविड के टाइम पे हुआ भी था। तो सेकंड भी सही है। थर्ड, यूरो इशू, जिसको मैच किया गया, शेयर्स हेल्ड बाय इंडियन कंपनी इन यूरोपियन कंट्रीज। देखिए, जो यूरो इशू है इसका मतलब होता है व्हेन इंडियन कंपनीज कैपिटल रेज करती हैं फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, उसको यूरो इशू मतलब दिस इज द इशू ऑफ बॉन्ड, शेयर एक्सेट्रा, उस इशू की बात की जा रही है। और यूरो इशू मतलब ये यूरो कंट्रीज में किए गए, राइट। सो वो यूरो इशू होता है। इसको मैच किया गया शेयर्स हेल्ड बाय इंडियन कंपनी इन यूरोपियन कंट्रीज। जी नहीं, ये तो हमारे यहां से इंडियन कंपनीज को यूरोपियन कंपनीज में जो शेयर है उनकी बात कर रहा है, ये यूरो इशू नहीं है। यूरो इशूज तब होते हैं जब इंडियन कंपनी यूरोपियन कंट्रीज में बॉन्ड्स या शेयर इशू करके फंड रेज करती है। तो ये ऑप्शन यहां पर गलत मैच है, तो थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ देख लेते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देखिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी दीज आर इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी में को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसको मैच किया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जी हाँ, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जैसे कि पेंशन फंड, राइट, म्यूचुअल फंड, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। तो अगर हम देखें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन हुआ ए। आई होप दिस इज क्लियर। ये यहां पर आंसर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। का आंसर मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में लिखें, लेकिन इस क्वेश्चन से हम
देखिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द जवाहर रोजगार योजना 1995 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं बिकॉज आई थिंक दिस क्वेश्चन विल नॉट बी रिपीटेड, लेकिन हम इस क्वेश्चन से एक सीख ले सकते हैं कि अगर कोई स्कीम है और मे बी और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए अगर कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है बजट में इस साल या पिछले साल, मैं चाहूंगा कि आप उस स्कीम को ध्यान से पढ़ें क्योंकि हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए, राइट? So I am not solving this question, but I want you to write the answer to this question in the comment section. Let's move to the next question. The Narasimhan Committee for Financial Sector Reform has suggested reduction in, जो नरसिम्हन कमेटी है फॉर फाइनेंशियल सेक्टर में उसने रिडक्शन सजेस्ट किया किन में, राइट? 1995 में। ओके, ऑप्शन ए SLR एंड CRR। SLR स्टैंड हियर पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। सो अगर हम देखेंगे SLR और CRR, क्या नरसिम्हन कमेटी ने इन दोनों रेशियो में रिडक्शन का रिकमेंडेशन दिया था? तो ये बात सही है। नरसिम्हन कमेटी ने SLR को भी रिड्यूस करने के लिए बोला था, CRR को भी रिड्यूस करने के लिए बोला था, राइट? सो दिस इज करेक्ट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिकमेंडेशन थे, इसलिए हमें बाकी ऑप्शन पढ़ने होंगे ये जानने के लिए कि हो सकता है कोई और ऑप्शन ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी वो और भी रिकमेंडेशन को कवर करे। ऑप्शन बी को पढ़ते हैं, SLR, CRR एंड प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग, राइट? सो SLR, CRR यानी पहला ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड है एंड प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग। जी हाँ, नरसिम्हन कमेटी ने प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग को भी कम करने के लिए कहा था, यानी दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और क्योंकि ये ज्यादा वाइड है इसलिए अब ये एलिमिनेट किया जा सकता है, राइट? अगला देखते हैं, SLR एंड फाइनेंसिंग टू कैपिटल गुड्स सेक्टर। देखिए नरसिम्हन कमेटी ने कैपिटल गुड्स सेक्टर को फाइनेंसिंग को कम करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन डी, CRR प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग टू कैपिटल गुड्स। देखिए नरसिम्हन कमेटी CRR कम करने के लिए बोला था, प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग को भी कम करने के लिए बोला था, लेकिन फाइनेंसिंग टू कैपिटल गुड्स सेक्टर कम करने को नहीं बोला था, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी है। तो मैं चाहूंगा नरसिम्हन कमेटी ने और क्या रिकमेंडेशन दिए थे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए अब इसका आंसर चेक करते हैं। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बी एंड मैं चाहूंगा अब नरसिम्हन कमेटी के बाकी रिकमेंडेशन भी ध्यान से पढ़ें बिकॉज उनको इट इज एन इंपॉर्टेंट कमेटी और एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये 1995 का क्वेश्चन है, यहां हमसे पूछा जा रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स और इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो लेट्स सॉल्व। कॉर्पोरेशन टैक्स इज लेविड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट लगाता है और अप्रोप्रिएट यानी वही इसको यूज भी करता है। देखिए ये ऑप्शन गलत है बिकॉज कॉर्पोरेशन टैक्स कौन लगाता है? कॉर्पोरेशन टैक्स इज इन द यूनियन लिस्ट और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, राइट? तो यही गलत हो जाता है, तो दैट मेक्स द ऑप्शन इनकरेक्ट। ठीक हो गया। सेकंड, इज लेविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। अब अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का पता है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस का पता है तो जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो यूनियन लगाता है, दैट इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट इज कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो सेंटर ही कलेक्ट करता है, राइट? सो दिस पार्ट इज incorrect here and appropriated by also center, so this part is also correct, this option is incorrect. Okay, option C is levied by the union and shared by the union and the state. देखिए ये सही है कि इस यूनियन ही लगाता है इसको, शेयर्ड बाय यूनियन स्टेट ये गलत है बिकॉज नहीं, स्टेट के साथ इसको शेयर नहीं किया जाता, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, इज लेविड बाय द यूनियन एंड बिलोंग टू इट एक्सक्लूसिवली, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स सेंटर लगाता है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है और इसको पूरा जो अप्रोप्रिएशन है वो भी यूनियन के द्वारा किया जाता है, तो ये यूनियन की किटी का पार्ट होता है एंड इट इज नॉट एज शेयर्ड विद द स्टेट। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज यहां पे हम देख लेते हैं, ऑप्शन 4 देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन मैंने आपको बता दिए थे। दिस इज द करेक्ट आंसर, द कॉर्पोरेशन टैक्स इज levied by the union government and belong to it exclusively, जैसा कि वहां पे लिखा था। The revenue generated from it tax contribute to the central government's earning and is not shared with the state, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, one of the reason for India's occupational structure remaining more or less the same over the year has been that, तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, उसका एक रीजन क्या है, राइट? तो अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट पैटर्न
हैज बीन डायरेक्टेड टुवर्ड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सम ऑफ देम आर कैपिटल इंटेंसिव, राइट, जैसे कैपिटल गुड्स, जैसे आपका दे कुड बी मशीनरी, टूल्स एक्सेट्रा, जहाँ पे और आई वुड से इवन प्रोबेबली you would call pharmaceutical also, जहाँ पे भी कैपिटल इंटेंसिव है। ऑन द अदर हैंड यू हैव इंडस्ट्रीज लाइक गारमेंट, फुटवेयर, जो कि लेबर इंटेंसिव है, यानी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करके इसमें काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए जरूरी है कि जॉब जनरेट हो। जॉब जनरेट होने के लिए जरूरी है कि जो लेबर इंडस्ट्रीज, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, उनको ज्यादा प्रमोट किया जाए, राइट। तो ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की तरफ डायरेक्टेड है। इट लुक्स लॉजिकल, ये सही लग रहा है, मे बी दिस कुड बी द आंसर, हो सकता है यही आंसर हो, तो हम इसको रख लेते हैं, इसको रिजेक्ट तो नहीं कर सकते हम, राइट। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हैज बीन हाई इनफ टू इंड्यूस पीपल टू स्टे विद एग्रीकल्चर। अब ऑप्शन बी बोल रहा है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि लोग एग्रीकल्चर में ही रहना चाहते हैं, राइट। अब हम जानते हैं कि इंडिया के लगभग 45% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं और ये जीडीपी का 16% जनरेट करते हैं। तो 45% मिलके जीडीपी का ओनली 16% जनरेट कर पाते हैं। तो हालांकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन ये 45% मिलकर 16% जनरेट करते हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी अभी भी कम है, राइट। 45% पॉपुलेशन, 16% ऑफ जीडीपी, तो अभी भी प्रोडक्टिविटी कम ही है। और इससे जैसा कि हमारा एक जनरल नॉलेज भी है कि एग्रीकल्चर देयर सो मच प्रोटेस्ट, इनकम भी हमें पता है नाबार्ड के हिसाब से रफली 12,000 से 13,000 के बीच में फार्मर्स की इनकम है। तो ये इतनी ज्यादा तो नहीं है प्रोडक्टिविटी और उसकी वजह से इनकम भी कि लोगों को बोले कि वो फार्मर ही बना रहना चाहिए, राइट। तो ज्यादातर फार्मर फार्मिंग नहीं करना चाहते, वहां पे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन सी, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग हैव enabled मोर पीपल टू own लैंड एंड hence their preference to stay with the agriculture। देखिए, पहली बात तो यह है कि सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रिफॉर्म रहा नहीं है लैंड रिफॉर्म्स में, जो कि हम पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को एक्चुअली लैंड नहीं मिला, ठीक है, बहुत ही 1% से भी कम जो लैंड एक्वायर हुआ था और फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो इतना सक्सेसफुल रिफॉर्म ही नहीं है कि इतने सारे लोगों को लैंड मिल जाए और वो फिर चाहें कि हम एग्रीकल्चर में रहें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, पीपल आर लार्जली अनअवेयर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, ये बोल रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से में ट्रांसफर होने पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसका सिग्निफिकेंस है। ये कहना गलत है, बिकॉज अगर लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में आएंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम ज्यादा होती है, ये बात काफी लोगों को पता है। हो सकता है कुछ लोग हों जिनको नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता है, और इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, राइट, एवरीथिंग विल इंप्रूव। तो ये भी लोगों को पता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसीलिए अब इन तीनों को रिजेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन ए ही बचता है, जो हो सकता है आपको पता ना रहा हो, लेकिन लॉजिकल लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऐसा है जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहा है, ना कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए। इसीलिए ऑक्यूपेशनल पैटर्न सेम रह रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, कि बाकी तीनों पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे, उन तीनों को रिजेक्ट करके फिर हम आ सकते हैं कि हाँ, ए जो है वो लॉजिकल और सही लग रहा है, इसलिए हमें ए को ही मार्क करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। तो ये है, एंड यू कैन रीड हियर इफ यू वांट, आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो ए है। बिकॉज क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, द क्वेश्चन पर्टेन टू इंडियंस ऑक्यूपेशनल सिस्टम लार्जली इन द सेम, द प्रोवाइडेड आंसर इज ऑप्शन एज, असर्टिंग दैट द इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज बीन डायरेक्टेड टुवर्ड कैपिटल इंडस्ट्री। बाकी ऑप्शन को इन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है, जो कि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट मैंने आपको समझाया कि हाउ लैंड रिफॉर्म वाज नॉट सक्सेसफुल, और ये कहना कि लोग अनअवेयर हैं वो भी सही नहीं है, बिकॉज पीपल आर अवेयर, राइट। एंड एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं बढ़ी है कि लोग एग्रीकल्चर में ही रहना चाहें, राइट। सो वी नो दैट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द मेन रीजन फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन इज। तो ये 1995 का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा जा रहा है कि हाई रेट ऑफ सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन होने के बाद भी इंडिया की ग्रोथ कम है, क्यों है, राइट। तो ऑप्शन पढ़ते हैं फिर निकालते हैं। हाई बर्थ रेट, देखिए हाई बर्थ रेट से पर कैपिटा इनकम कम हो सकती है, लेकिन इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट का हाई बर्थ रेट से ऐसा कोई इमीडिएट इंपैक्ट नहीं है। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ही होगा बाद में, क्योंकि हम बोल सकते हैं अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी, राइट। तो इसकी वजह से लो ग्रोथ नहीं होगी, स्पेसिफिकली व्हेन द सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हम इसको
एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। ऑप्शन बी, लो लेवल ऑफ फॉरेन एड, तो यहां पे बोलना है कि विदेशी सहायता कम हो। देखिए ये भी इलॉजिकल है, क्यों? क्योंकि जो फॉरेन एड वगैरह होता है वो स्मॉल होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है कि वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करे, राइट। सो इट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट दैट इट कैन गो, इट कैन इंपैक्ट लो ग्रोथ, और फिर सेविंग्स और कैपिटल फॉर्मेशन से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है भी नहीं, तो इस वजह से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सी, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो ये बोल रहा है कि अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है। अब देखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से पता चलता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो वो रेशियो है जो एनुअल चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल चेंज इन जीडीपी से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो ऊपर इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज है, नीचे जीडीपी में कितना चेंज है, यानी कि अगर ये रेशियो लो है तो इससे हमें पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है, जीडीपी ज्यादा बढ़ती है। अब समझ रहे, यानी कि कम कैपिटल डाल के जीडीपी बढ़ रही है, तो इस वजह से अगर सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन हाई है, यानी सेविंग ज्यादा है और कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो जीडीपी तो तेजी से बढ़नी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है इसको मेजर करने का फॉर्मूला होता है एनुअल चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल चेंज इन जीडीपी। अगर ये रेशियो कम है यानी कि ये रेशियो अच्छा है, कम इन्वेस्ट करके जीडीपी ज्यादा ग्रो होती है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी हाई रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन है फिर भी जीडीपी लो रेट है, तो ये लो नहीं होगा, बिकॉज अगर लो होता कैपिटल आउटपुट रेशियो तो जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा होती, बिकॉज जो हाई सेविंग एंड कैपिटल इन्वेस्टेड है उसकी वजह से जीडीपी तेजी से ग्रो होती, तो ये ऑप्शन नल है। लास्ट है हाई कैपिटल आउटपुट। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है कि जीडीपी बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, और ऐसी कंडीशन में अगर आपकी सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन की रेट ज्यादा भी है और आप ज्यादा सेविंग को कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो भी जीडीपी कम बढ़ेगी, बिकॉज ये रेशियो ज्यादा है, और ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जीडीपी की ग्रोथ लो हो, एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो, जैसे मैंने बताया था आपको, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट रिफ्लेक्टिंग कंट्रीज कैपिटल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, यानी कैपिटल कितनी प्रोडक्टिव है, एक यूनिट कैपिटल डालने पे कितने यूनिट जीडीपी प्रोड्यूस चेंज होती है। कैपिटल आउटपुट रेशियो एनुअल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी, एंड ए लोअर रेशियो इज बेटर। अगर ये लो है यानी कम इन्वेस्ट करेंगे तो भी जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी। ओके, सो दैट इज द आंसर। आई होप दिस इज रिटन हियर, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एज 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंडिया ने अडॉप्ट की थी 1991 में, उसके कंटेक्स्ट में स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो कंपोनेंट थे उनके कंटेक्स्ट में कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए, स्टेबलाइजेशन इज अ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस while structural adjustment is a quick adoption process. Structural adjustment is a gradual multi-step process while stabilization is a quick adaptation process. Right? Option C, stabilization and structural adjustment are very similar and complementary policies. It is difficult to separate one from another. Okay. Similar policies. Stabilization mainly deals with a set of policies which are to be implemented by the central government, while structural adjustment is set in motion by the state government. Okay. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी और जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो चेंजेस प्रपोज करते हैं, वो आपको जानने होंगे। तो चलिए इनको हम डिटेल में जानते हैं। देखिए स्टेबलाइजेशन जो है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो, ये दोनों ही मेजर स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वो मेजर्स हैं जो किसी भी कंट्रीज को लेने होते हैं अगर वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लोन चाहते हैं, और ये अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी होती है उसके बाद ही उन्हें आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लोन मिलते हैं। इंडिया ने 1991 में रिफॉर्म किए थे और उसके पहले हमने आईएमएफ से लोन लिया था, और उस लोन के टर्म्स और कंडीशन में स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट आते हैं। स्टेबलाइजेशन मेजर्स एम्ड फॉर रिस्टोरिंग मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, राइट। तो ये ऐसे मेजर्स होते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस को रिस्टोर करते हैं और इन्फ्लेशन को कम करते हैं, राइट। इसको कम किया जाता है कैसे? डिमांड को कम करके और
there are measures. So stabilization क्या है? Stabilization refers to the process of addressing short term macroeconomic imbalance. तो ये short term economic imbalances को कम करते हैं. कैसे? इन्फ्लेशन को कम करना, फिजिकल डेफिसिट को कम करना एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज को कम करना, राइट? तो इसमें इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को कम किया था, एक्सपेंडिचर कम करने से डिमांड कम होती है, डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन कम होता है. तो इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा, राइट? फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा. दैट इज वन थिंग. द अदर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट को इशू को एड्रेस करना. इसको कैसे एड्रेस करते हैं? करेंसी डिवैल्यूएशन, राइट? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस इस वजह से होता है बिकॉज कंट्री इज आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड. उसकी वैल्यू दूसरे कंट्री के रिस्पेक्टिव में ज्यादा है, जबकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी एंड सेक्टर है वो कम है. तो इसको करेंसी का डिवैल्यूएशन करके बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू का क्राइसिस को सॉल्व किया जाता है. इट इन्वॉल्व्स इंप्लीमेंटिंग मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, स्टेबलाइज द करेंसी. तो ये शॉर्ट टर्म है. ओके, स्टेबलाइजेशन इज शॉर्ट टर्म. सेकंड जो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था वो तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट कंट्री मस्ट एडhere इन ऑर्डर टू सिक्योर लोन फ्रॉम IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, राइट? SAP क्या है? ये ऐसे रिफॉर्म है जो माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल टू द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हटाते हैं, राइट? तो ऐसा हो सकता है कंट्री की ट्रेड पॉलिसी और बाकी जो प्राइस एक्सेट्रा रिसोर्स एलोकेशन है उसकी वजह से देयर आर इम्बैलेंसेस, और उनको सही करने का ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, राइट? सो दिस इज द SAP is consist of economic policies such as reducing government एक्सपेंडिचर को कम करना एंड ओपनिंग अप फ्री ट्रेड एक्सेट्रा जो किया जाता है, राइट? तो टिपिकल मेजर्स इंक्लूड लिबरलाइजिंग द ट्रेड रिजीम, रिमूविंग प्राइस कंट्रोल, डीरेगुलेटिंग डोमेस्टिक मार्केट, रिफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर एंड रिमूविंग कंस्ट्रेंट ऑन फैक्टर employment and mobility, right? Structural adjustment program generally start with conventional stabilization program intended to restore the viability of current account and budget, but they are distinguished from pure stabilization program by including set of microeconomic institutional policy. तो efficient allocation of resources के जो issues हमको address किया जाता है, इसमें जो हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, these are more part of your structural adjustment program ताकि इकोनॉमी में allocation of resources efficient हो जाए. So stabilization and structural adjustment are two distinct component economic policies that often work together to achieve macroeconomic stability and promote stable economic growth. To answer B. I hope ये जो stabilization और structural adjustment की concept है वो आपको पता है, because हो सकता है ये कभी दोबारा examinations में आ जाए. Let's move to the next question. One of the important goals of economic liberalization policy is to achieve full convertibility of Indian rupees. This is being advocated because, राइट? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ उसका एक ऑब्जेक्टिव था फुल कन्वर्टिबिलिटी, राइट? तो फुल कन्वर्टिबिलिटी ऐसा क्यों बोला जा रहा है, उसका लॉजिक क्या है, ये यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट? तो फर्स्ट इज ए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपी विल स्टेबलाइज द एक्सचेंज वैल्यू अगेंस्ट मेजर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी क्या है ये आपको समझना होगा. देखिए, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब है क्या आप इंडियन रुपी को फॉरेन करेंसी में फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, और नॉट. तो कन्वर्टिबिलिटी जो है, कैन वी बाई डॉलर्स एंड वाइस वर्सा, कैन वी डू दैट? तो इंडिया में अगर हम करंट अकाउंट देखें, यानी कि अगर हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं या बेचते हैं, उसके केसेस में फुल कन्वर्टिबिलिटी है, यानी कि यू आर फ्रीली अलाउड टू कन्वर्ट रुपी इनटू डॉलर इनटू रुपीस, एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट योर रुपी इनटू डॉलर अगर कोई आप परचेस और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं. तो करेंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन है उनके केस में, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों के लिए आप फ्रीली रुपी को डॉलर को में और डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, यानी कि क्या आप असेट्स परचेस करने के लिए या प्रॉपर्टी एसेट जैसे इक्विटी, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा ओवरसीज फर्म खरीदने के लिए क्या आप फ्रीली रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं या डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, यहां पर इंडिया में जो कन्वर्टिबिलिटी है वो लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहें अपने सारे इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर जाना चाहें, राइट, तो दैट इज नॉट अलाउड, बिकॉज यहां पर लिमिट होती है आप कितना रुपी एक साल में एक इंडिविजुअल डॉलर में कन्वर्ट कर सकता है. तो देयर इज ए पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, हाउएवर फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. तो यहां पर स्टिल नॉट फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी, इज नॉट परमिटेड, दिस इज पार्शियल, राइट? तो आप समझ गए, पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये इंडिया में है. अब जो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, राइट, उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि जब जो फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में इन्वेस्ट करे और उन्हें अगर पता है कि वो कभी भी अपने कैपिटल को इंडिया से रिपैट्रिएट यानी कि वापस ले जा सकते हैं,
right? Then they have more confidence to invest because they know अगर जरूरत पड़ी, कुछ क्राइसिस होता है, कुछ और भी इश्यूज होते हैं, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होने होती है, तो वो उस कैपिटल को वापस अपने कंट्री ले जा सकेंगे. तो दैट इज द एडवांटेज बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल एंड द इंडिविजुअल who are investing in India, they have full freedom to, take back their capital if it required. So that is the one, advantage. The other is given that the participant or the foreign investor know कि वो कैपिटल ले जा सकते हैं, तो कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? बिकॉज अगर आपको पता है कि आप पूरा विड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो किसी अगर फॉरेन इन्वेस्टर को पता है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और वो पूरा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे हो सकता है इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही ना करें. लेकिन अगर उन्हें पता है कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो कैपिटल की अवेलेबिलिटी यानी कितनी इन्वेस्टर से हमारी कंट्री की कंपनी एक्सेट्रा पैसे ले सकती हैं, वो बढ़ जाता है, तो कैपिटल ज्यादा अवेलेबल होती है. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज. दैट इज मेंशन हियर. व्हाट आर द बेनिफिट? नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर कैपिटल स्टॉक एज इंटरनेशनल प्राइसेस टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक रिसोर्सेज. तो ज्यादा वहां पर आपको कैपिटल की अवेलेबिलिटी होती है. इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, राइट? बिकॉज दे नो कि अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया तो दे विल बी एबल टू विड्रॉ, राइट? तो ये दूसरा एडवांटेज है. इंसेंटिवाइज टू अक्वायर एंड हाउस होल्ड इंटरनेशनल एसेट एंड सिक्योरिटी, राइट? तो बिकॉज इंडियन जो है दे ऑल्सो अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दे विल अक्वायर फॉरेन सिक्योरिटीज एंड इंप्रूव्ड एक्सेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, विच इज करेक्ट बिकॉज देयर इज नो कैपिटल कंट्रोल, सो एक्सेस बढ़िया होगा. और रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जिस इंटरेस्ट पे लोन मिलता है या सॉर्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टोटल कॉस्ट ऑफ रेजिंग मनी होता है, तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर को पता है कि आप इस कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो कॉस्ट कम हो जाती है, राइट? बिकॉज द इन्वेस्टर इज नॉट लॉक्ड इन नहीं है, वो कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं. तो ये एडवांटेज होता है. अब हम अपने क्वेश्चन को वापस जाके देखते हैं. देखिए, अब ये ऑप्शन हम पढ़ते हैं. ऑप्शन ए है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी विल स्टेबलाइज इज एक्सचेंज वैल्यू अगेंस्ट द मेजर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड. ये बोला स्टेबलाइज, एक्सचेंज वैल्यू को स्टेबलाइज करेगा. देखिए, जो रुपी की वैल्यू है, अगर हम फुल कन्वर्टिबिलिटी कर देते हैं, फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि कैपिटल अकाउंट तो वैसे करंट अकाउंट तो फुल कन्वर्टिबल है ही, कैपिटल को भी फुल कन्वर्टिबिलिटी कर देते हैं, क्या उससे रुपी की वैल्यू स्टेबलाइज हो जाएगी? नहीं. रुपी की वैल्यू तब डिपेंड करती है जो मार्केट में इसकी डिमांड एंड सप्लाई कैसे है, तो उससे स्टेबलाइज नहीं होगी. अगर रुपी की डिमांड लेस उस समय पर नहीं है तो रुपी डिप्रिशिएट होगा, और अगर रुपी की डिमांड है तो रुपी अप्रिशिएट होगा. तो हम ये नहीं बोल सकते कि स्टेबलाइज होगा, राइट? इट कुड बी एनीथिंग, आइदर इट कुड बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, appreciating, depreciating, or maybe stable also depending on the demand and supply in the market. तो ये गलत है. ऑप्शन बी, इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इनटू इंडिया. क्या इंडिया में ज्यादा फॉरेन कैपिटल आएगी? जी हाँ. बिकॉज अगर फॉरेन इन्वेस्टर को पता है वो इंडिया में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, तो ज्यादा इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे. तो ये ऑप्शन सही है, राइट? बी. फिर भी हम सी और डी को पढ़ लेते हैं जस्ट टू बी श्योर कि हमारा आंसर सही है. इट विल हेल्प टू प्रमोट एक्सपोर्ट. देखिए, वैसे भी कैपिटल करंट अकाउंट फुली कन्वर्टेबल है, तो एक्सपोर्ट वगैरह पे कोई रिस्ट्रिक्शन वैसे भी नहीं है. आप जितना चाहे एक्सपोर्ट करें, डॉलर आप ले सकते हैं एंड यू कैन ब्रिंग बैक, कन्वर्ट दैट इन इंडिया. तो दिस इज नॉट समथिंग विच विल बी इंपैक्टेड. हाउएवर इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है, बिकॉज लेट्स से अगर फॉरेन कैपिटल इंडिया में आती है एफडीआई के फॉर्म में, तो इन्वेस्ट कर सकता है, बट ये डायरेक्टली ऐसा एप्लीकेबल ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. ऑप्शन डी, इट विल हेल्प इंडिया सिक्योर लोन फ्रॉम वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट अट्रैक्टिव रेट, राइट? तो अगर यहां पे भी हम देखेंगे तो इंडिया कैन ऑलरेडी सिक्योर लोन. अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो इट कैन नेवर बोरो, एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट कभी बाहर से बोरो नहीं करती है, लेकिन अगर चाहे तो वो वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट से अट्रैक्टिव कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट? बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट. जैसे ये भी सही है, इट्स नॉट दैट दिस इज एब्सोल्युटली विल नॉट हैपन, ये नहीं होगा, राइट? बट यहाँ पर ज्यादा करेक्ट ऑप्शन ये है कि इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल, देयरफॉर इंडिया विल गेट अट्रैक्टिव टर्म्स. तो ये भी सही है, बट आई विल लाइक टू गो विद बी रादर देन गोइंग विद द डी. डी इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस विल हैपन, ये होगा बिकॉज ये हो रहा है, बी हो रहा है, राइट? तो आई विल मार्क दिस एंड आई विल लीव डी. एंड यहाँ पर इट इंडिया इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ओपनिंग अप, ठीक है, वो फुली कन्वर्टेड फॉर करंट ट्रांजैक्शन एंड बट नॉट फुली कन्वर्टेड फॉर कैपिटल अकाउंट. तो यही एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है. हालांकि यहाँ पर दो ऑप्शन थोड़े सिमिलर थे, बट आई विल चूज बी rather than going with the D. Here we have another question. A redistribution of income in a country can be best brought about through 1996 का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्री में, वो कैसे किया जा सकता है, राइट? ऑप्शन ए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर. ऑप्शन बी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर. ऑप्शन सी, regressive taxation combined with regressive expenditure, and option D, regressive taxation combined with progressive expenditure. इसको सॉल्व करने के लिए आपको what is
द टाइप ऑफ टैक्सेशन ये आपको जानना होगा। देखिए, ये हमारे पास 3 टाइप के टैक्सेशन होते हैं। पहला है प्रोपोर्शनल टैक्स, यानी कि इनकम चाहे कुछ भी हो, टैक्स रेट सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से टैक्स रेट इज 10%, तो ये सबके लिए 10% है, चाहे आप 10,000 कमाइए महीने का, चाहे आप 1 करोड़ कमाइए, राइट। तो दिस इज द टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, और इंडिया में ऐसा नहीं है, राइट। तो वी डू नॉट हैव प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम एटलीस्ट फॉर इनकम टैक्स। दूसरा होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। इसमें टैक्स रेट कम होती चली जाती है जैसे जैसे इनकम ज्यादा होती है। देखिए, ये रिग्रेसिव है बिकॉज ये अमीर आदमी को कम टैक्स करता है और गरीब आदमी को ज्यादा टैक्स करता है, तो ये तो रिग्रेसिव है, बेकार तरीके का सिस्टम है। इंडिया में इनकम टैक्स में तो ये नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि परसेंटेज पेड एज ए टैक्स, राइट। तो जो जीएसटी है दैट इज अ टाइप ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। व्हाई? बिकॉज अमीर आदमी जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर इफ यू टैक्स एसेंशियल आइटम एट द रेट हाई रेट, जो अमीर आदमी है उसके लिए फूड एक्सेट्रा बिकम्स लेस पार्ट ऑफ देयर इनकम। फॉर पुअर पीपल इट इज हायर, तो वी पुअर पीपल विल एंड अप पेइंग मोर एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम, राइट। थर्ड इज योर प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसा होता है जिसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ती है परसेंटेज ऑफ टैक्स जो इनकम पे लगता है वो बढ़ता है, और इंडिया का इनकम टैक्स ऐसा ही है, राइट। दैट बिलो 7 लाख, नाउ अब तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद टैक्स इट स्टार्ट्स एज प्रॉब्ली 25 to 30%, देन इट आल्सो देयर इज सरचार्ज, तो बढ़ता चला जाता है, राइट। तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो क्या करता है, वो रिच आदमी को ज्यादा टैक्स करता है, यानी उससे ज्यादा टैक्स लेता है, और पुअर आदमी को कम टैक्स करता है, उससे कम टैक्स लेता है। तो ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है ये गवर्नमेंट को रिच आदमी से ज्यादा टैक्स लेता है, तो लेता ज्यादा है, राइट। ज्यादा टैक्सेशन ले लिया। दूसरे साइड व्हाट वी नीड टू नो कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये मैंने आपको प्रोग्रेसिव टैक्स बताया था, राइट, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है, राइट। अब जो एक्सपेंडिचर है वो भी प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर उसे बोलते हैं जो ऐसे प्रोग्राम पर स्पेंडिंग मोर ऑन प्रोग्राम दैट बेनिफिट लोअर इनकम हाउस होल्ड, यानी अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम है गवर्नमेंट के जो पुअर लोगों को, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट करते हैं और उस पर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करती है, तो वो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर है। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम जो लोअर इनकम इंडिविजुअल को बेनिफिट करते हैं उन पे कम स्पेंड करती है, और ऐसे प्रोग्राम जो अमीर लोगों को ज्यादा बेनिफिट करते हैं उन पे ज्यादा स्पेंड करती है, तो दैट इज योर रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, राइट। तो अब हम इस ऑप्शन को देख सकते हैं कि हमें किस तरीके का टैक्सेशन चाहिए। अगर हमें इनइक्वालिटी को कम करना है तो हमें अमीर आदमी से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना है, और अगर अमीर आदमी से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना है तो हमें टैक्सेशन कैसा चाहिए, हमें टैक्सेशन चाहिए प्रोग्रेसिव, राइट। सो वी नीड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टू टैक्स रिच मोर, दैट इज वन थिंग, राइट। अब हमें एक्सपेंडिचर कैसा चाहिए, हमें एक्सपेंडिचर भी प्रोग्रेसिव चाहिए, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो पुअर लोगों को ज्यादा बेनिफिट करे, तो दिस विल बेनिफिट पुअर मोर, तो एक गरीब आदमी को ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर चाहिए। किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें, ऑप्शन ए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर, एंड this was the last question of this video. In the next video I will discuss the question from the same unit which came in the later years. So keep watching, and you can also go through our 46-year PYQ series for Indian geography which is going on our YouTube channel. Thank you for watching, and I will see you next time.